नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और ये शो जिसमें हम करते हैं कुछ अंदर की बातें आपके लिए, कुछ ऐसी बातें जो कहीं और आप सुनते नहीं हैं, जो आपको कोई और बताएगा नहीं, वो हम यहाँ बताते हैं आपको खुल्लम खुल्ला। देश की राजनीति में खासतौर से जो कुछ चल रहा है आपको सब कुछ पता चलता है। यानी थोड़े किस्से, थोड़ी कहानियाँ, थोड़ी अंदर की बातें, थोड़ी सी गॉसिप चल क्या रहा है राजनीति के गलियारे में, सब आपको हम बताएंगे। अब आजकल मुद्दा क्या है? देखिए, आज तो सबसे बड़ा मुद्दा देश में एक ही है जो मोदी जी ने बोल दिया। कल क्या कह दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी ने जो बोला है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। हम आएंगे तो हम एक आपकी सबकी संपत्ति का एक सर्वे करवाएंगे और उसके बाद वो बांटेंगे, उसको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर मोदी जी ने एक कदम आगे जाके और कह दिया, किसके बीच में बांटेंगे भाई? मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था देश की संपत्ति पर पहला, संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मोदी जी ने कहा ये उन्हीं के बीच में जाकर के आपकी संपत्ति बांट देंगे। अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का चुनाव करा रहे हैं नरेंद्र मोदी, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने कहा कि पीएम पद की गरिमा किसी ने इतनी नहीं गिराई जितना मोदी जी ने गिराई। तरह तरह की बातें। किसी ने रावण बोल दिया उनको, किसी ने रावण बोल दिया, किसी ने हिटलर बोल दिया, किसी ने कहा ये हेट स्पीच है। तमाम तरीके की बातें होने लग गई। इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री की शिकायत हो रही जाकर के। अब सवाल यह कि प्रधानमंत्री ने एक्चुअली क्या कहा, और अगर यही कहा तो क्यों कहा, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई उनको पहले फेज के इलेक्शन के बाद। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, अंदर की बात कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, कैसा रहा पहले फेज का इलेक्शन का चुनाव। वोट परसेंटेज गिर गया, कहीं कोई डर है क्या? इसलिए मोदी जी जो है हिंदू मुसलमान की बात करने लगे, या सच्चाई कुछ और है, या मोदी जी किसी कोई और मैसेजिंग करना चाह रहे थे? तो आज आपको ये सब कुछ पता चलेगा दोस्तों, अंदर पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है। मेहमान हमारे बीच है शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे। शिवम, बहुत स्वागत आपका, पहली बार हमारे शो में आए। पहली बार, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ हैं, सर स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी, आप उनको प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ। आज तो मुश्किल है शांतनु जी, आज कैसे बताओगे क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, सब जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री ने क्यों बोली ऐसी बात। शिवम जी, फोन छोड़िए, बताइए हमको, कहाँ अटक गई गाड़ी, क्यों आ गया मुसलमान बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमान शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया। किया। अरे अब इतने भोले मत बनिए आप। अच्छा, इतने भोले मत बनिए। साफ है, प्रधानमंत्री जी ने वो कहा जो सच है। अच्छा, अब अगर एक सेकंड, प्रोग्राम की शर्त भूलिए, इनको बताई नहीं। शर्त बताइए क्या है? छुपा कुछ नहीं सकते, बताना ही पड़ता है। जो अंदर बात होगी सब बताना। कॉफी पीते रहनी। कॉफी पीते। देखिए, ये शर्त तो अप्लाई कर ही नहीं सकता मैं अपने आप पे। फिर तो मुझे अपना वो बैच छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे चलिए मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, सच बोलना है। हाँ, सच तो 100% सच बोलना है। आज का सच ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चार तो पार कर रही है। बहरहाल पहले फेज के बाद भी बहरहाल उसमें चीजें हैं कि समय समय पर जो भी पार्टियां मुद्दे लेकर आएंगी, हम उस पर चोट करेंगे। जहां तक बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की थी है, हम उस पर स्टेबल है। एम्प्लॉयमेंट की है, हम उस पर स्टेबल हैं। सीए की थी, हम उस पर स्टेबल हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें थी, चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, हम हर चीज पर बात करेंगे। लेकिन अगर कोई सामने वाली पार्टी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगी, अपने मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट डालेगी कि स्पेसिफिकली बिना नाम लिए हुए उनका वोट उनको मिल जाए, तो माफ कीजिए, हम उसको पूरा तरीके से खोला हूं। मैं भी लाया हूं। आप बताओ क्या है ऐसा? कांग्रेस बार बार पूछ रही है आपसे, बताओ साहब हमने क्या कह दिया ऐसा? मुसलमान कहां शब्द लिखा है इसके अंदर जो आप मुसलमान का विषय नहीं है, कांग्रेस कहती कुछ नहीं है। पेज नंबर 28 पर कांग्रेस कहती है कि जिस तरीके की सारी चीजें हुई हैं, और पेज नंबर 6 पर कहती है कि सोशो इकोनॉमिक जो है सर्वे है और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। जी, ये लिखा है। दूसरा, अब राहुल गांधी जो है रैली में जाकर कहते हैं कि हाँ, जिस तरीके से हमने चीजें की हैं, क्रांतिकारी कदम है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराने के बाद जो है हम वेल्थ को किस तरीके से, अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? अब आप मुझे एक चीज बताइए। मैं आपके चैनल में बैठा हूं तो आप ही से शुरू करता हूं। रजत शर्मा जी ने अपने साथ में उनके कई सारे पत्रकारों ने काम शुरू किया होगा, वो हर जाति धर्म संप्रदाय से आए होंगे, पॉसिबली मुस्लिमों से भी आए होंगे। लेकिन रजत शर्मा जी ने दिन रात मेहनत करके, दिन रात काम करके आज इंडिया टीवी को वहां पहुंचा दिया जहां ये है। सही। राहुल गांधी बराबर में आकर उनके घर के सामने कहे कि सुनिए रजत जी, मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आपने जो किया तो किया, लेकिन बराबर में जो वो अब्दुल है या कोई भी है, उनको मैं वेल्थ जरूर दूंगा। अब्दुल ही क्यों याद आ रहा है? क्योंकि सब कुछ नीतियां इनकी घूमकर अब्दुल पर ही जाती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ और पेपर भी लाया हूं, सिर्फ मैनिफेस्टो काफी नहीं था। 5 अप्रैल 2014 को इस देश में एक कैबिनेट नोट निकलता, सीक्रेट नोट। रात को उसको अप्लाई किया जाता है। लुटियंस दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी जो थी, जो अंग्रेजों से जिनकी इनहेरिटेंस ली गई थी, उसको रातों रात वक्फ को दे दिया। अगर इनकी नजर में इतने इंपॉर्टेंट है दलित, SC ST OBC, तो दलितों को क्या मिला?
ओबीसी को क्या मिला, छोड़ दीजिए उसको, जैन बौद्ध पारसी उनको क्या मिला, नहीं मिला, मिला किसको, वक्फ को मिला। कहा वहां पर भी इन्होंने कुछ नहीं था, लेकिन वक्फ को दिया। अरे देखिए, हम ना ये वाला हमारा जो है प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल दलीलों वाला नहीं है, यहाँ तो हमको बात समझनी है आपसे क्या है। अच्छा, पॉइंट ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े जो आपके विरोधी हैं वैसे तो ज़्यादातर, सही बता रहे हैं भाई साहब, वोटिंग गिर गई, 4% 70% पड़ा था वोट पहले फेज के हिसाब से 2019 में, इस बार लगभग 65% पर आ गया, 5% वोट गिर गई। और उन्होंने कहा वो भी वहां ज्यादा गिरा जहां आपका वोट होता है ज्यादा, राजस्थान में गिर गया, यूपी में गिर गया, एमपी में गिर गया, महाराष्ट्र में, जहां आपकी सबसे ज्यादा सीटें आई वहां वोट गिर गया। अब मोदी जी को चिंता हो रही है, तो फिर लाओ मुसलमानों को बीच में। आप जैसे बड़े पत्रकार, दीपक जी जैसे बड़े पत्रकारों के साथ बैठ कर, शांतनु जी के साथ बैठ कर मैंने यही सीखा है कि आमतौर पर जनता जब एग्जिस्टिंग सरकार से खुश होती है तो कहीं ना कहीं उन्हीं की नीतियों पर जाकर वोट डालती है। परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर सत्ता परिवर्तन के लिए लहर जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वोट शेयर बढ़ता है, एक बात। और दूसरा, एक और जो सबसे विषय आपने कहा कि कहीं पहले फेज के बाद थोड़ी डिस्कम्फर्ट है, सारी चीजें, वो लोग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जानते नहीं। अभी सुधांशु जी का एक बाइट जो है बड़ा वायरल हो रहा है बहुत रिसेंट में। राजनाथ जी ने उनसे बताया कि 2019 में जब हम चुनाव जीतकर पहली बैठक में आए तो पहली बैठक में आमतौर पर आदमी कंफर्ट में रहता है। आप भी जब चुनाव खत्म कर लेंगे तो रिलैक्स करेंगे, तो 4 जून के बाद कहेंगे चलो थोड़ा शांति से शो करते हैं या 1-2 दिन का ऑफ ले लेते हैं। जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जिन पेपर्स के साथ आए, वो पेपर्स उन हारी हुए सीटों के मुद्दे जो उठाए हैं, तो बीजेपी डिस्कम्फर्ट में है, बीजेपी को पहले फेज से फर्क पड़ा नहीं है सर। तैयारी आगे की है कि आने वाले फेजेस में जिस तरह की चीजें उनको कैसे आगे लेकर जाना है। आपने जो मैनिफेस्टो में बोला उस पर आपको जवाब देना है। आप ही की बात, आगे के फेज में क्या है। अच्छा, इलेक्शन का है दोस्तों, जरा सुनिएगा। सेकंड फेज में जो इलेक्शन हो जा रहा है यूपी में, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट, डोमिनेट मतलब प्रभाव वाली सीट है। अच्छा मुस्लिम वोट है, 34, 29, 20, 22, 27, 39% तक वोट है। बिहार में कहा पूरी तरीके से सीमांचल जो मुस्लिम बेल्ट है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 65% मुस्लिम वोट है किशनगंज के अंदर। ये तो कहा जा रहा है दीपक जी कि भाई अब वोटिंग वहां होने जा रही है जहां मुसलमान भी हैं, वोटर के तौर पर थोड़ा दम दिखा सकते हैं, वहां पोलराइज करो इलेक्शन। प्रधानमंत्री को स्ट्रैटेजी के तौर पर समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अपने टोपी से कौन सा नया मुद्दा निकालेंगे। और ये भी जो है, ये मुद्दा भी कांग्रेस ने उनको थमाया है। 2 चीजें, एक तो मैनिफेस्टो में 29 पेज पर जो एक लाइन है 21 नंबर पर, आर्थिक असमानता वाली, कि उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, वो अभी पढ़ के सुनाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी तेलंगाना जाते हैं, वहां पर एक स्पीच करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाया जाएगा। बाद में अगली लाइन वो वेल्थ वाली देखते हैं कि हम इसको देखेंगे और एक बहुत ही क्रांतिकारी ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम होगा। जब राहुल गांधी ने बोला, जब राहुल गांधी के स्पीच की बात सामने आई, तो प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकारों ने इसको मुद्दा बनाया। मुद्दा क्यों बनाया? इससे पहले बहुसंख्यकवाद खराब है, इसकी देश में कोई जगह नहीं। हाँ, ये तो है, ये मैनिफेस्टो में था। ये लाइन है, ये अल्पसंख्यक वाले उनके पेज पे है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। मतलब हिंदुओं का दबाव, बहुसंख्यकवाद क्या हुआ? मेजॉरिटी का दबदबा हर चीज में, हर चीज मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी का दबदबा हो, किसी का ना हो, बराबरी हो। बराबरी हो, यही बात तो मैं कर रहा हूं। और आज से 75 साल में क्या हुआ है? किसका दबदबा रहा है देश की राजनीति में? यह भी समझना होगा हमको। क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई है? और 15% मुसलमान देश में, 80% हिंदू रहते हैं। लेकिन राजनीति उनको ही ध्यान में रख के की गई, ये भी एक फैक्ट है। और सौरभ, इसको आप बदल नहीं सकते। 2014 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना और राइट विंग की पॉलिटिक्स का दुनिया भर में उभार, ये संकेत है कि अब दुनिया जो है बदल रही है। आपने जो बोला, मोदी जी ने जो बोला वो फैक्ट पर है, ठीक बोला। कांग्रेस ने मुद्दा दिया। मैं सिंपल कहता हूं, मोदी जी बड़े स्ट्रैटेजी से बोलते हैं। उन्होंने पहले बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटिज्म के ऊपर कांग्रेस पर हमला किया, वो डिफेंड करते रह गए कि हमने तो ये बोला ही नहीं, वो बहुसंख्यक यानी जो हिंदू बहुल समाज है उसके अंदर वो मुद्दा गया। दूसरा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया क्योंकि राहुल गांधी की स्पीच का विश्लेषण किया गया। अब राहुल गांधी की स्पीच के वो जो आर्थिक सर्वे और वो बात है ना, वहां पर 3 शब्दों को बीप कर दिया है। ये मैं कांग्रेस का ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने ये देखा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल चैनल है। मैं सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आके बंद हो गया। फिर उसमें से जो राहुल जी ऐसे मतलब हम हर हफ्ते में करते हैं, आर्थिक सर्वे करा करके समानता से संपत्ति वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बात
बात आप कह रहे हो उसमें से म्यूट कर दी गई, लेकिन हमारे कैमरे पर है सर वो। बिल्कुल लेफ्ट की विचारधारा है ये। कार्ल मार्क्स कहीं से पढ़ा है? कार्ल मार्क्स यही थॉट लेकर आते थे कि भाई अमीरों से ले ले, गरीबों को दो। तो लेफ्टिस्ट से तो घिरे ही हुए हैं राहुल गांधी, ये तो हमने चर्चा की ना पहले प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ने अब मैं और बोलता हूं, प्रधानमंत्री जब गए पोखरण तो उन्होंने वो जो सीट थी वहां पर उन्होंने बोला कि लेफ्ट तो कहता है हम न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देंगे, तो क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? उस पर भी खामोश। अच्छा, क्या मोदी जी ने ये समर्थन है? मोदी मोदी सनातन पर भी राहुल की लेफ्ट ने जो बोला उस पर कांग्रेस ने कंडेम नहीं किया, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट बहुत अच्छे तरीके से जो भी ब्लॉक है उसमें मानती है कि अगर वो पावर में आते हैं जिसमें लेफ्ट भी होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर वो आए, जो कि नहीं आने वाले, तो वो इस देश में जो एटम बम परमाणु बम वो नहीं होंगे, जो भी आए मार के चला। अरे फिर मोदी जी के स्टेटमेंट आते हैं, आपने कहा मोदी जी ने स्टेटमेंट देके कांग्रेस को काम पे लगा दिया, काम पे लगा दिया। अब तुम आरोप लगाते रहो, राहुल गांधी की बात को डिफेंड करो। एक लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कंफ्यूज कर दिया, पहले बहुसंख्यकवाद पे किया, फिर उसके बाद उन्होंने परमाणु हथियारों को खत्म करने पे किया, अब इस मुद्दे पे किया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में नमक मिर्ची जरूर लगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे उसको अब्दुल से जोड़ दिया या मुसलमानों से जोड़ दिया। उन्होंने एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट उठाया 2006 का, और एक जो राहुल गांधी ने हैदराबाद के अंदर कहा वो उठाया, और दोनों को जोड़ दिया। 2024 का, एक 2006 का। जी, दोनों को जोड़ दिया। उसमें अच्छा, ये भी आज तक कांग्रेस वाले ये कहते हैं मोदी मनमोहन सिंह जी ने कहा कब भाई कि देश की संपदा पर पहला हक मुसलमानों का है। पहले तो जिस दिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैनिफेस्टो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। तो पहली बार मोदी नहीं कह रहे हैं, पहले वहां आपको बात पे ले जाऊंगा। और जब आप इतनी बार, अब कांग्रेस के पास क्या बचा हुआ, कभी हमने तो माइनॉरिटी लिखा है, और वो इतनी बार लिखा है, आप गिनेंगे तो माइनॉरिटी माइनॉरिटी, इधर आपको लगे माइनॉरिटी का कोई, ऐसा लगता है माइनॉरिटी कमीशन का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद ही कांग्रेस की टॉप लाइन क्या है? टॉप लाइन आपको वो याद रहती है कि माइनॉरिटीज, देश के रिसोर्सेज पे माइनॉरिटी का, खासकर मुसलमानों का सबसे बड़ा हक है। ये उन्होंने कहा इंग्लिश में, वो तो इंग्लिश स्पीकर थे, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटीज। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। तो जब आपको ये, अभी किसी और ने नहीं कहा है, किसी विधायक ने, किसी पार्षद ने नहीं कहा है, जो व्यक्ति उनका 10 साल गैर गांधी परिवार का जो प्रधानमंत्री रहा उसने कहा है। तो मनमोहन सिंह की ये बात जब आपके कांग्रेस सिर पे का इस पर है, डिफेंस है, इसी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात 10,000 बात हो चुकी देश के अंदर कि मनमोहन सिंह ने कहा या नहीं कहा, उसका आपने वो बयान भी का हिस्सा भी आपने सुना होगा, ये कहा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है मैं पूरा स्टेटमेंट लेके आया ना। इससे पहले जो वो कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, वुमेन, चिल्ड्रन, उन्होंने कहा सबकी हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वो लास्ट में वो कहते हैं कि वी हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably. ये तो लॉ में भी होता है, जो सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट होता है वो सबको And they must have first claim on resources. ये उन्होंने बोला है। और देखिए ये अकेला नहीं है, चाहे वो हज शुरू करना, चाहे वो शाहबानो, हमको पता है ना कि कांग्रेस किस विचारधारा से चलती थी। मैं जो समझना आज केवल इतना है, अब क्यों बोला प्रधानमंत्री ने ये? पहले कांग्रेस बोला था, उन्होंने बोला था मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, उन्होंने फिर बोला। देखिए प्रधानमंत्री 40 मिनट से 1 घंटे की स्पीच देते हैं, हम क्या करते हैं उसमें वो 4 करोड़ घर भी बताते हैं, 10 करोड़ टॉयलेट भी बताते हैं, 10 करोड़ गैस के चूल्हा हर उसमें बताते हैं, बल्कि उस लोकसभा की बताते हैं कि इस लोकसभा में 10 लाख मिले, लेकिन हमें वही सुनाई देता है केवल। उन्होंने वो भी बोला और ये भी बोला। आप बीजेपी किसी मुश्किल में आ गया पहले फेज के बाद? देखिए वोटिंग कम हुई है और उसमें तो जिम्मेदार मैं मानता हूं आपको, और आप जैसे चैनल को। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया 390 सीट आ रही हैं। हमने नहीं बताया, मोदी जी ने बताया कि 400 ला रहे हैं। सर्वे ने बताया, उन्होंने तो 400 सर्वे किया। भाई हमने सर्वे किया, अब नंबर नहीं लिस्ट, हमारा इलेक्शन कमीशन से हमको नोटिस दिलवाओगे यार। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे नोटिस आएगा। देखिए आपकी जब 390 के जब नंबर आता है तो होता क्या है, उससे जो वोटर है भाजपा को कहता है भाजपा तो जीत ही रही है, और जो विरोधी है कहता है भाजपा तो जीत रही है, तो वो भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। लेकिन क्योंकि भाजपा का तंत्र इतना बड़ा है, वो अपना वोटर फिर भी निकाल लाती है। वहां पे संघ है, वहां पे इतने सारे वैचारिक संगठन है, वो अपना वोटर फिर भी निकाल लाती है। मैं कह रहा हूं जो वोटर नहीं गया वो उनका वोटर नहीं गया है, क्योंकि उसको पता है तो जीत ही रहे, मैं क्या करूंगा वोट करके, इतनी गर्मी हो रही है, कौन वोट में मरेगा। तो उनका वोटर नहीं गया, यहाँ तो उल्टा मिलेगा। शिवम के सामने दीपक सर क्या रिपोर्ट है, बीजेपी की रिपोर्ट बताइए पहले फेज। मैं बीजेपी की रिपोर्ट ये बता, बीजेपी इस बात से चकित है, उसको झटका लगा है कि भाई पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन इससे सिर्फ बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है, बीजेपी हार रही है। ये कैलकुलेशन गलत है। उन्होंने अपने आप को और अलर्ट किया है और तैयार किया है, और रात में देर रात तक 4-5 बजे तक रिपोर्ट जो है अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी लेते रहे कि क्या हुआ। मेरे ख्याल से कवर अप करने में भी एक्सपर्ट है, वो कवर अप करने में भी एक्सपर्ट है। अब उनका जो तंत्र है, जो माइक्रो लेवल पर उनका जो तंत्र है वो काम करेगा। कोई सेटबैक नहीं है पहला फेज बीजेपी के लिए? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। और देखिए इतना कंफर्ट है ना, मुझे एक बात बताइए, चलिए अपोजिशन की हम बात करते हैं। इंडिया गठबंधन बना, ठीक है,
क्या इंडिया गठबंधन की एक भी जॉइंट पीसी हुई कि हम इस तरह से मोदी को हराएंगे? क्या कोई जॉइंट मैनिफेस्टो इनका आया? क्या कोई जॉइंट रैली हुई इनकी? 2 रैली हुई, एक दिल्ली के अंदर वो अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ा, और जो दूसरी रैली हुई वो रांची में हुई, वो इसलिए कि भाई हमारे जो हेमंत सोरेन है उनको जेल से बचाओ। अब बताइए, और आप सूरत का देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, जीत गए एक सीट बीजेपी। चुनाव शुरू एक फेज हुआ है, सूरत में बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। क्यों लेके घूम रहे विजय? कांग्रेस के कैंडिडेट का जो पर्चा है वो खारिज हो गया किसी वजह से, और उसके बाद जो बीएसपी और इंडिपेंडेंट लोग खड़े थे, 8 लोग खड़े थे, 8 के 8 नॉमिनेशन वापस ले लिया। उसमें जो विटनेस था उसके सिग्नेचर। सोचिए मैनेजमेंट का क्या लेवल होगा। सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका कैंडिडेट अपना पर्चा ठीक से नहीं भर पा रहा है भाई। सोचो मैनेजमेंट का लेवल क्या है। और वो उसमें है भी क्या, विटनेस के सिग्नेचर फर्जी हैं। मतलब टिपिकल कांग्रेस की नीति, फर्जी फर्जी फर्जी। मतलब विटनेस का विटनेस भी लंबा है। कांग्रेस अब कम साल यही करती थी उस देश में, तब तो कंप्यूटर भी नहीं था, तब तो किसी की फौजरी पकड़ी नहीं जानी थी। अच्छा, आपको मालूम है खड़गे साहब ने मोदी जी से मिलने का टाइम मांगा है? अच्छी बात है, मिलना। उन्होंने कहा मोदी जी को हमारा मैनिफेस्टो समझ नहीं आया, मैं मिलकर उनको मैनिफेस्टो समझाऊंगा। सुबह दिन में मेरे साथ एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा मोदी जी टाइम ना दे, कहीं ये ना हो खड़गे साहब को मोदी जी समझा दें और कल पटका पहन के खड़गे साहब आ रहे हो। ठीक है। हमारे पास मैसेज आता है ना, जब भी भाजपा में कोई भर्ती होता है दूसरी पार्टी का, तो हमारे पास मैसेज आता है, मीडिया को मैसेज आता है, एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग एट फलां फलां टाइम, मतलब खड़गे साहब ज्वाइनिंग। पर मैं आपको एक सच बताता हूँ, मेरे पास बेटे के साथ अभी है नहीं। मैंने ये भी सुना, जब ये बहुत सारे लोग एकाएक जो है बीजेपी के अंदर शामिल होने लगे, तो एक कार्टून बना था, उसमें मिसेस गांधी थी और राहुल गांधी थी, और राहुल गांधी पूछ रहे हैं मम्मी से कि मम्मी मैं भी चला जाऊं बीजेपी में। ये कार्टून, ऐसे कार्टून बन रहा है। मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूं। मैं तो सम्मान के साथ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वो उधर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। जितनी बार भी रैली में आके बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, कुछ ना कुछ वोट हरा ही देते हैं, कांग्रेस को नुकसान ही कर देते हैं। राहुल गांधी जी, खड़गे जी सम्मानित हैं, उधर ही रहे तो बेहतर है। दूसरा, आपने रांची की एक रैली की बात की। रांची की रैली में आम आदमी पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस वाले कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त कुर्सियां बजी है ना एक दूसरे में, अच्छा, बहुत बुरे तरीके से। उसके वीडियोस तमाम तरह पे वायरल हैं, तमाम तरह पे आपस में झगड़ जबरदस्त तरीके कौन आगे रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कि कौन कैंडिडेट हो, इसमें वो दोनों झगड़ लिए, खूब लट बजे उन पे। खैर कोई बात नहीं। अब दिल्ली में आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस, ये कहीं है भी क्या? एग्जांपल देखिए, अभी अगर मैं बात करूं केरला में खुलेआम जो है कांग्रेस वाले लगातार कहते हैं कि लेफ्ट बीजेपी की बी टीम है। वो कहते हैं एनी राजा को खड़ा किया जा रहा है। वे कहते हैं कि पिनराई विजयन ने से ईडी ने पूछताछ करी लेकिन उनको जेल नहीं डालते। दिल्ली में आके साथ बैठ जाते हैं। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में डेली जाकर कहती है कि ये कांग्रेस वाले बी टीम है बीजेपी की, कांग्रेस को वोट देना, वोट मत देना बिल्कुल भी। दिल्ली में आके बराबर में कुर्सी लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में जाकर बोलते हैं, कहते हैं इनको तो एक थी कांग्रेस हो गई है, दिल्ली में आके बराबर में कुर्सी लगा देते हैं। अलायंस तो नहीं बचा इसमें तो, लेकिन वजह ये कुर्सी बराबर में, जैसे हम और आप बैठे ऐसे बैठ कैसे पाते हैं? वो नरेंद्र मोदी जी से जो नफरत है ना, वो उनको दिल्ली आते आते इकट्ठा कर लेती है कि भाई अगर अपने राज्यों में छोटी छोटी सीटें भी बचानी है तो एक हो जाओ दिल्ली में आके। लेकिन जनता जानती है। एक बार नोटिस करी, शिवम राहुल गांधी से इंस्पायर्ड लग रहे हैं, सफेद टी शर्ट आजकल यही पहन रहे हैं। उस पे लिखा भी कुछ बढ़िया। हाँ, लिखा है मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार। अरे एक सेकंड, अच्छा आप दाढ़ी थोड़ी सफेद कर लें और बाल थोड़े बढ़ा लें। राहुल गांधी वो 50 साल वाला युवा नहीं, मैं ओरिजिनल युवा हूँ। मेरी पार्टी ओरिजिनल युवाओं को इंस्पायर करती है। 50 साल वाला युवा नहीं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी रोज सफेद कमीज पहनते हैं, सफेद टी शर्ट पहनते हैं। उन्होंने 20-25 तो रखी होंगी ना सफेद टी शर्ट, इन्होंने भी खरीदी होंगी। मैंने ऐसी छपाई हुई मल्टी कलर, सारे कलर हमारे, मैंने तो सारी खरीदी है। सब पे लिखा हुआ अब की बार 400 पार, और 4 जून को जिस दिन आपके साथ 400 पार करने के बाद हो जाऊंगा। 4 जून के बाद पहन पाओगे आप ये? बिल्कुल, क्यों नहीं पहने? 400 पार लिखा है ना। बिल्कुल, मैं अब 4 जून को मैं लिखूंगा अब की बार हो गया 400 पार। तो उस पर तय करेंगे। देखिए बात साफ है, जानते सब हैं, चुनाव है, जाहिर है लगातार इस तरह की चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन अंततः एक बात तय है, आप भी ये मानते हैं और मैं तमाम न्यूज चैनल्स पर जैसे जाता हूं, सबका एक चीज तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बस लोगों का ज्यादातर डिफेंस इस बात पे होता है कि भाई 400 नहीं, चलिए 399 सही, लेकिन 400 पर ये लोग मानकर बिल्कुल खुश है। 282 की तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन सुने ठीक बात है। मैं पर्सनली अभी भी मानता हूं मोदी जीत रहे हैं, अभी भी मैं मानता हूं। लेकिन अब जब पहले फेज में वोटिंग कम हो गई और उसके बाद मोदी जी का ये वाला स्टेटमेंट जो आ गया जिसमें मुसलमान शब्द उन्होंने अपने मुंह से कहा, तब लोगों को लगा कि भाई कोई रिपोर्ट गलत आ गई बीजेपी के पास, कोई फीडबैक तो ऐसा है जिसमें कुछ कमी दिखाई दी है कोई, ऑनेस्टली। नहीं, देखिए मैं फिर से वही कहता हूं सौरभ जी, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं।
आप चुनाव जब लड़ते हैं ना तो आप हर मुद्दे को लेकर जाते हैं, और जैसा शांतनु जी ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री दिन में विकास के 2 सारे रैली मुद्दे 3 उठाते रैली हैं। लगातार, प्रधानमंत्री का भी पिछले दिनों तो मैं कॉन्क्लेव्स देख रहा था लगातार, जब वो इस देश के सभी चैनल्स के कॉन्क्लेव्स में गए, उन्होंने जाकर शुरुआत में तो सबसे ज्यादा अगर कोई बात की तो मोदी की गारंटी पे नाम पे शुरुआत के 5 मिनट वो लगातार अपने अचीवमेंट्स पे बोलते थे। मोदी की गारंटी में जिस तरीके से इस देश में एम्स खोले, जिस तरीके से आईआईटी, ट्रिपल आईटीज, उन पर बात की हमने। लेकिन जब आप चुनाव में हैं और आप अपने मैनिफेस्टो में या अपनी जबान से कोई एक ऐसी बात निकालते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करना चाहते हैं, तो माफ कीजिए नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव की उसमें ही ठीक है, ये कहा जा सकता है वो चुनाव चुनाव में चल है। रहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन इलेक्शन एंड वॉर, इलेक्शन लव एंड वॉर। लव को आपने थोड़ा ज्यादा प्रेम से बोला नहीं वैसे ठीक है ठीक है ठीक सर है, देखिए कांग्रेस की रिपोर्ट तो नहीं बताई आपने, बीजेपी के तो चलिए आपने इनकी बात तो चलिए ये तो यही कहेंगे कि बढ़िया रिपोर्ट है, आपने भी कहा कि कोई वरीड नहीं है बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस की क्या रिपोर्ट है? कांग्रेस तो कह रहा है कांग्रेस की रिपोर्ट यह है कि कांग्रेस जो है अभी तक इसी बात से कंफ्यूज है कि वो जो हमले लगातार उन पर एनडीए से हो रहे हैं उसको डिफेंड कैसे किया जाए। और देखिए पूरे के पूरे कांग्रेस की पिछली बार इन 102 सीटों में 16 सीटें आई थी। कांग्रेस की रिपोर्ट यह है कि इस बार टोटल 16 सीटें आ जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं वहां पर नीति और नियत दोनों का अभाव फिलहाल दिखाई दे रहा है पूरे चुनाव में। बहुत कंफ्यूजन है और प्रधानमंत्री बार बार कन्विंसली उनको कंफ्यूज कर रहे हैं और वो कंफ्यूज लगातार होते जा रहे हैं। अरे मुझे अभी किसी ने बीजेपी के इंटरनल लोगों से बात करने के बाद ये बात बताई, और मतलब आप विश्वसनीय जगह से बात आई कि भाई ये लग रहा था बीजेपी को कि ये जो बार बार उन्होंने कहा ना संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र पर खतरा, चुनाव नहीं होगा, शायद कि ऐसा लगा कि भाई ये कहीं या रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये ऐसी बातें ना कि एक बार किसी के मन में डाउट आ गया तो बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, खासकर रिजर्वेशन का। बिहार का इलेक्शन याद कीजिए 2015 वाला, रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक चीज निकल गई थी मोहन भागवत जी के मुंह से, पूरा इलेक्शन बदल गया बिल्कुल। इस तो शायद बीजेपी को ये लगा, मोदी जी को ये लगा कि भाई इनकी बात चिपके उससे अच्छा अपनी बात, ऐसी बात कह दो इनको काम पे लगा दो। लगा दिया उन्होंने काम पे, है ना। अभी इलेक्शन कमीशन से मिलके आए हैं और 2-3 दिन अभी खड़गे जी इंतजार करेंगे मोदी उनको टाइम देते कि नहीं। और प्रधानमंत्री तो ऐसा है वो टाइम दे भी सकते खड़गे जी को, आइए समझाइए मैनिफेस्टो और चलिए इसी पर बहस हो जाए और लाइव टेलीकास्ट आप क्यों चाहते हैं कि उनका भी सीताराम केसरी जी जैसा हाल हो? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए होना वही है। एक तो प्रेसिडेंट मैं बना है, खुल के बात करता हूँ, होना वही है। अब सीताराम खड़गे जी- केसरी वाला हाल होना चाहिए, देखिए होगा। खड़गे आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा वही राम 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 ऐसा वैसा पहनते भी धोती हैं। मैं और उसके तो हमने इतने किस्से सुने। नहीं, और करेंगे मैं तो धोती भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं सर, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी बोलना नहीं हूं। चाहिए, मतलब भाई ठीक बुजुर्ग आदमी हाँ, थे, बिल्कुल। मतलब सब कुछ, लेकिन मतलब मैं- कोई मैं- कहता है लेकिन- लेकिन- कोई लेकिन कहता है मैं एक के बाथरूम में बाद बंद कहना कर दिया तो टॉयलेट में बंद कर दिया था, नहीं, कोई नहीं। कहता है उनकी धोती खोल दी थी किसी ने। ये सब गलत ये बात मैं बिल्कुल गरिमा के साथ ऐसे कान को हाथ लगा के बोल रहा हूँ, ये यही गलत। सुना गया है, पब्लिक डोमेन में है ये बातें। नहीं, वो Public domain तस्वीर में बातें निकलकर हैं। सामने आई थी जहां सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने अपना जो सिटिंग था वो नीचे कर दिया था, वो गांधी जी की तरह दिखना चाहते थे, तो अब उनके जो पूरा कमरा था सब नीचे ही बैठते थे उसमें। सीताराम केसरी जी ने भी गांधी जी की तरह वो जो लिखने वाला वो होता है ना, क्या चौकी सी होती है, चौकी रख रखी थी। उसी वक्त उनकी नेम प्लेट उतारी गई, उस चौकी को हटा के वहां पर तो आप कह रहे हो सोनिया खड़गे साहब का ही वही हाल होगा? आगे पीछे यही होगा, क्योंकि जाना खड़गे जी इंदिरा की गांधी बात- परिवार के पास। मैं तो ससम्मान कहता हूं कम से कम चौकी तो छोड़ ही दे, और भी और कुछ नहीं। खड़गे साहब से खुद पूछा गया एक बारी जब वो अध्यक्ष बन गए थे कि भाई फलाना काम कैसे होगा, तो उन्होंने कहा हाईकमांड हाईकमांड कौन बचा है? हाईकमांड कौन एक बार बचा? को खुद ही सीधा तो अच्छा हाईकमांड बोल है। देते। खड़गे साहब की मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं लगा राहुल गांधी अचानक एक्टिव हो गए, यहाँ रैली वहाँ रैली, दे ट्विटर पे ट्विटर, बात पे बात, कोई ना कोई कमेंट। देखिए जो हम लोग ने भी चर्चा की ना, कहाँ चले गए राहुल गांधी, गायब हो गए थे, मुझे लग रहा है वो चुनाव में कम से कम इंटरेस्ट ले रहे को हैं। एक बार पिंच करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उनके सलाहकार कौन है जिन्होंने लोकसभा के चुनाव ही नहीं लड़े? 4 के बाद इकट्ठे चले ऐसे जाएंगे उनके ना, तो सलाहकार चुनाव लोकसभा के चुनाव नहीं भाई लड़ेंगे। जाना है उनको। देखिए एक आदमी को आप जो है उसकी सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उसका जो कोर फितरत है वो बदला नहीं जाता, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं। तो भाई उनकी फितरत वो ऐसी है, महीने में जिस आदमी को बाहर जाना है 24 दिन के लिए उसको जाना, अब वो इकट्ठा जाएंगे क्योंकि उनको पता है इसका जवाब आपको प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। उनके लिए भी बोला गया था कि भाई ये विदेश जाती हैं, अभी विदेश चली गई चुनाव में, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी रहती है, बेटी से मिलने के लिए गई थी, इसमें क्या हर्ज है? सम्मान है। मैं तो कहता हूं इस देश के 140 करोड़ लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, और इस देश में जो नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं और देश के बाहर पढ़ते हैं। तो क्या नौकरी छोड़ के चले जाते हैं क्या 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए? आपके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, आप भी पीटीएम के लिए समय निकाल के जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि भाई ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है और मैं इसका मालिक हूं और 2 महीने भी बाहर रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों का भविष्य बनाने के लिए तुम सत्ता में आना चाहते हो या जिन राज्यों में हो,
उनकी पॉलिसी के लिए उनके साथ बैठकर कुछ समय संगठन पर भी लगा लो। कांग्रेस किसी और को दे दो, परमानेंट शिफ्ट हो जाओ। क्या फर्क मैं पड़ता है? सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सौरभ कि राहुल गांधी को मां सरस्वती की खूब आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो हर बात नहीं शिवम नहीं, उनको मां सरस्वती की जितनी आराधना मोदी जी ने कर ली, राहुल जी आज शुरू करेंगे तो तब तक तो पूरी तब भी नहीं होने वाली। फिर भी देखिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, उनके शब्द अरे ठीक हो सर, समय जाए, कम है आधी मेरे पास। चीज ठीक हो जाएगी। अब लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं, पहले फेज के बाद भी इन्होंने तो टी शर्ट पे लिखा लिया आपकी बार 400 पार। आप तो कह रहे हो कहाँ है बोला आप 400 पार पे? 7%। बिल्कुल, एक कम नहीं 400 से। 0.1% भी नहीं, कोई शक ही नहीं ये है। तो सीना चीर के भी दिखा देंगे 400 लिखा हुआ। अंदर भी, देखिए अंदर वो 786 होता है ये खाते के अंदर। नहीं, मैं तो सोचा था वो तो घर वाले नहीं मानने वाले, टैटू कराने वाला था परमानेंट। तो 370 भाजपा, 400 एनडीए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर 400 हम पार करेंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, अब तमिलनाडु की कुछ सीटों पे देखें, जैसे जहां पे अन्नामलाई लड़ रहे हैं वहां पे 7% वोटिंग ज्यादा हुई है। चेन्नई साउथ में बंगाल में हुई ज्यादा वोटिंग। बंगाल में तो जहां पे भी कॉन्टेस्ट दिख रहा है वहां पे वोटिंग ज्यादा हो रही है। और आप कह रहे हो बीजेपी जहां ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है वहां वोटर ठंडा बैठ गया, पड़ रहा है। जहां वहां कॉन्टेस्ट आपके सर्वे देख के बैठा है वो। हाँ? वहां आपके सर्वे देख के बैठा है वो 390 वाला। मेरे सर्वे पे आ गया। नहीं, मतलब बाकी चैनलों ने भी ऐसे ही करे मोटा मोटा। अच्छा, योगेंद्र यादव जी की बात मैंने दिन के प्रोग्राम में भी की थी, उन्होंने कहा था भक्त इस बार भजन घर में ही करते रहे, बाहर नहीं निकले। बाहर भी निकल रहे हैं, देखिए बाहर भी निकल रहे हैं। यही मैंने कहा, देखिए जो भाजपा के पास तंत्र है, फिर आप बोलेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो भाजपा के पास तंत्र है उसका वोटर निकल ही मोदी जाएगा। भक्त बोलते हैं ना, मोदी के समर्थकों को वो भक्त कहते हैं। जिन योगेंद्र जी की आप बात कर रहे हैं उनको सलीम कहा जाता है। उनका उनका नाम ही सलीम था, उन्होंने खुद ही हाँ, बताया था नाम ही कि सलीम है। उन्होंने कहा अब सलीम साहब को तो सारी फैसिलिटी मैं जो यहाँ कमा रहा हूँ वो सलीम साहब को 50% राहुल जी दे देंगे, तो वो राहुल जी का नहीं तो कहीं किसका कोई नाम रोड़ा देंगे? आपको बीजेपी के लिए अभी भी दिखाई लगता दे रहा है? नहीं, लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। सर, अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। पहला चुनाव और दूसरा चुनाव याद करिए अरविंद केजरीवाल का, जब योगेंद्र यादव साहब थे ऑटो के पीछे, योगेंद्र यादव ने कह दिया है 70 में से हम 60 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 70 में 70 जीते। ये माइंड गेम है। ये 400 का नारा, 370 का नारा माइंड गेम है। आज कोई बात कर रहा है 272 की, ये माइंड गेम है। सरकार और ये के लिए माइंड तो गेम आज भी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी 272 तरह ही खेला है और लगातार इस माइंड गेम को खेल रहे हैं। तो आज तो बड़े बड़े विरोधी प्रधानमंत्री के डिस्कस करते हैं इस बात को कि 400 आएंगी कि नहीं आएंगी। कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि 272 तक पहुंचेंगे। 272 में कोई मुझे कोई दिक्कत डाउट नहीं है ना, नहीं। कोई मुझे डाउट 272 नहीं है। चलिए साहब, आज ये पहले फेज का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, मोदी जी के बयान का भी एनालिसिस कर लिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में यूं ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको हम ऐसी मजेदार बातें सुनाते रहेंगे, आपको अंदर की बातें बताते रहेंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। शांत शिवम, बहुत शुक्रिया आज आप आए हमारे शो पर। दीपक जी, शांत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही, कल मिलेंगे 6 बजे, टाइम नोट कर लीजिए।